मिडिल ईस्ट की जमीन पर खून और बारूद की बू खत्म होने के बजाय तेज हो रही है दोस्तों। इसराइल हर तरफ से घिरे होने के बाद भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे सीजफायर की खबरों के बीच बेरूत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास इसराइल ने हमला किया है। इसके अलावा गजा में भी इसराइल ने एक बेकरी के पास हवाई हमले किए हैं, नागरिकों के एक ग्रुप को निशाना बनाकर, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। अब दोस्तों, हिजबुल्लाह के हमले से इसराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी खबर भी सामने आई है, जो कि इसराइल छुपा रहा था, लेकिन खुद इस्राएली मीडिया ने इसका खुलासा कर दिया। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आप जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वहां का नाम जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं खबरें। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की राजधानी बेरूत की। इस्राएली जंगी जहाजों ने राफिक हरीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बमबारी की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बमबारी होने के बाद लोग वहां से भागते हुए नजर आए। एक तरफ जहां सीजफायर की बात चल रही है, खबरें सामने आ रही है, अमेरिका नेतन्याहू को सीजफायर के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है। सीजफायर को लेकर इसराइल के अधिकारियों के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू के हमले लेबनान में रुक नहीं रहे हैं। राफिक हरीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बमबारी के साथ साथ दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके पर भी लगातार लगभग दोस्तों 7 हवाई हमले किए गए हैं। इस इलाके में पहले ही इसराइली हवाई हमले से नुकसान हो चुका है, अब एक और हमला नेतन्याहू ने करवाया है। दोस्तों, बेरूत पर जब कल हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी तेल अवीव पर भयानक हमले किए। तकरीबन दोस्तों 340 रॉकेट दागे, जिससे तेल अवीव में भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज नेतन्याहू ने फिर बेरूत में हमला करवा दिया। इससे यह साफ है कि नेतन्याहू को अपने देश की परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हमले करेंगे तो हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसके बावजूद बार बार हमले करवा रहे हैं नेतन्याहू। ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि नेतन्याहू को देश से ज्यादा अपनी गद्दी, अपनी सत्ता प्यारी है। लेबनान से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लेबनान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युद्ध विराम समझौते यानी कि सीज फायर का जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत अपने साउथ लेबनान इलाके में 5000 सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। लेबनान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव में अब एक नई खबर यह भी सामने आई है दोस्तों कि लेबनानी अखबार अल अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि बयादा और नकोरा कस्बों में इसराइली फौज आगे बढ़ने में नाकाम रही। बयादा और नकोरा में इसराइल का कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। इन इलाकों में अभी दोस्तों ऐतिहासिक खामोशी है। हालांकि तोपखाने की बमबारी बयादा, नकोरा और तायर हरफा के बाहरी हिस्सों में जारी है। एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ गजा। दोस्तों, खबर यह है कि गजा के अबू स्कैंडर बेकरी के पास इसराइल ने हवाई हमला किया है, और यह हमला नागरिकों के एक ग्रुप को, एक समूह को निशाना बनाकर किया गया था, जिससे कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। सोचिए दोस्तों, इसराइल कितना गिर गया है कि अब गजा में नागरिकों के समूह को निशाना बनाकर बमबारी कर रहा है। गजा में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों के लिए ना खाना बचा है और ना ही दवा, और ऊपर से बमबारी। हालांकि खबर यह भी है कि आज गजा पर मानवीय मदद गिराई गई है। दोस्तों, गजा में हो रही तबाही पर जहां शांति पसंद लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब एक बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। यूएन ने अपने जेनोसाइड रोकथाम के स्पेशल एडवाइजर एलिस वेरेमू नेडेरेतु को बर्खास्त करने का फैसला किया है। एलिस केन्या से हैं और उन्होंने एक बयान में सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिकली ये कहा था कि गजा में इसराइल की कार्रवाई जेनोसाइड यानी नरसंहार की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। उनके इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई और अब यूएन ने उन्हें इस पद से हटा दिया है। अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जो हिजबुल्लाह के झूठ पर से पर्दा उठाती है। हिजबुल्लाह के हमले से नुकसान को इसराइल ने
छुपा दिया था। जो नुकसान हुआ था हिजबुल्लाह के हमले का दोस्तों, उसको इसराइल ने, नेतन्याहू ने छुपा दिया था। पर अब इसराइल के ही एक मीडिया हाउस ने नुकसान को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे इसराइल समेत पूरा पश्चिमी देश दंग है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपको इसराइल की करतूत से गुस्सा आता है तो ये खुलासा आपके दिल को ठंडक जरूर देगा। इसराइली अखबार येदियोत आरोनोत ने ताजा रिपोर्ट में ये बताया है कि 100-200 नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के हमले में इसराइल की 9000 इमारतें तबाह हो गई हैं। 7000 गाड़ियों की अंजड़ पंजड़ निकल गए हैं, मतलब पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई हैं गाड़ियां। सबसे ज्यादा प्रभावित यानी कि नुकसान जिस बस्तियों को हुआ है उसमें नहरिया, किरियात शमोना, जतिर मनारा और शतूला शामिल है। दोस्तों इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग को लेकर एक और बहस छिड़ गई है, एक नई बहस छिड़ गई है। इस बार ये बहस इसराइल के अंदर से उठ रही है। उत्तर इसराइल के रहने वाले लोग जो लेबनान की सीमा के करीब बसे हुए हैं, हिजबुल्लाह के साथ संभावित सीजफायर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर का मतलब है इसराइल की हार। किसने क्या कहा मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। डेविड ओजोले जो मेटुला के सेटलमेंट काउंसिल के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि इसराइली इतिहास की सबसे राइट विंग सरकार यानी कि दक्षिणपंथी सरकार आखिर हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर का समझौता क्यों कर रही है। किरियात शमोना के मेयर ने यह सवाल उठाया है कि हम पूरी जीत से पूरी हार तक कैसे पहुंच गए। हमने जो जंग शुरू की उसे खत्म क्यों नहीं किया। हमारे निवासी कहां लौटेंगे। एक तबाह शहर बिना सुरक्षा और बिना भविष्य के, ये पागलपन है। माते अशेर काउंसिल के प्रमुख योसी हदाद ने कहा कि इस समझौते की कीमत हमें अपने खून से चुकानी पड़ेगी। मोशे डेविडोविच जो फ्रंटलाइन सेटलमेंट्स फोरम का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने साफ ये कहा है कि हम इस तरह के समझौते के तहत सरहद पर नहीं लौट सकते। हमें सुरक्षित जिंदगी चाहिए और सरकार इसमें नाकाम रही। दूसरी तरफ खबर यह है कि इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट कल एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी दोस्तों, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम यानी कि सीजफायर समझौते को मंजूरी दी जाएगी। कई इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक कल ही होगी। संघर्ष विराम का मसौदा आज ही तैयार किया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कल की बैठक से पहले कुछ बहुत बड़ा नहीं होता तो ये समझौता मंजूर हो जाएगा। दोस्तों इसराइल सीजफायर करेगा या नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक तरफ सीजफायर की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। एक इसराइली अधिकारी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ समझौता युद्ध को रोकने का संकेत नहीं है, बल्कि इसका मकसद अमेरिका से आने वाले हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी को कम करना है। यानी कि जो रोक लगी है इसराइल के हथियारों पर, उसकी जो पाबंदियां रोक लगी उसको कम करना है। उनका ये कहना है दोस्तों कि समझौते से युद्ध की स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि इसराइल के लिए हथियारों की सप्लाई को और मजबूत किया जाएगा। मतलब ये कि इसराइल लेबनान के साथ हुए समझौते, जो लेबनान के साथ समझौते की बात कर रहा है, उसका झांसा देकर हथियार पाने की फिराक में लगा हुआ है। अगर ऐसा है दोस्तों तो ये बेहद खतरनाक है और इस पर सोचना चाहिए, विचार करने वाली ये बात है। दोस्तों इस बीच खबर ये भी है कि नेतन्याहू अपने ही शहर में घिरते चले जा रहे हैं। कैदियों की रिहाई को लेकर इसराइल में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी तेल अवीव में कैदियों के परिवार वालों ने इसराइली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक बार फिर अपने गुस्से का इजहार किया है। सोमवार यानी कि मंडे को देर रात प्रदर्शनकारी तेल अवीव में इसराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के बाहर जमा हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी अपने परिजनों और बच्चों की रिहाई के लिए हमास के साथ कैदियों की अदला बदली की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते भी दक्षिणी तेल अवीव में ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे, जहां लोगों ने हमास के साथ जल्द समझौते की मांग की थी। दोस्तों 16 नवंबर को प्रदर्शनकारी इसराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग के घर के बाहर इकट्ठा हुए और इस मुद्दे पर उनके मौन रहने की निंदा भी की थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म के दौरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने 200 से ज्यादा इसराइली नागरिकों को बंधक बना लिया था। अब तक इसराइल इन कैदियों की रिहाई में असफल रहा है और गजा पर इसराइल के हवाई और तोपखाने हमलों में कई कैदी मारे भी जा चुके हैं।
अब बात रूस और ईरान के रिश्तों में आए बड़े कदम की करते हैं। रूस ने ईरान को अत्याधुनिक Su-35 यानी 35 फाइटर जेट्स की पहली खेप भेज दी है। जी हाँ दोस्तों, ये जेट्स ईरान के हवाई सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि Su-35 फाइटर जेट को दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धक विमानों में गिना जाता है। ये जेट्स ईरान के हमदान एयरबेस पर उतरे हैं। रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि रूस की योजना 12 ऐसे जेट भेजने की है ताकि किसी भी इस्राएली हमले के लिए ईरान की तैयारी को मजबूत किया जा सके। अप्रैल में खबरें आई थी कि रूस ईरान को 12 Su-35 यानी कि 12 Su-35 फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है। अब महीनों की देरी के बाद आखिरकार ये जेट्स ईरान पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि ये कदम ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं, खासकर जब से रूस के S-300 सिस्टम पर हाल ही में हमले हुए हैं। दरअसल हाल ही में ईरान पर हुए हमले में रूस के S-300 सिस्टम को निशाना बनाया गया था। अब ये जेट्स ईरान को ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद करेंगे, यानी कि अपनी रक्षा करने में ईरान की मदद करेंगे। दोस्तों, इस कदम से ईरान की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा होगा। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है इन तमाम खबरों पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर कह रही हूँ दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज दोस्तों लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी किया करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा उत्साह देता है आपके लिए इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स लेकर आने का। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आप जिस इलाके से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसे लिखना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।